चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे फिनिश हुए। ठीक है, पैसेज के क्वेश्चंस हमने किए, बिल्कुल पैसेज के आधार पर हमने समझा, बहुत अच्छे से हमारे क्वेश्चंस, उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया पूरा पैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए तो अब शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्तों आपका किसका है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आपका क्वेश्चन है। और इसके अंदर एक अंडरलाइन पार्ट है जो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा जो है अंडरलाइन पार्ट हैव यू, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये हमारा अंडरलाइन पार्ट है, और एरर जो है वो इसी के अंदर है। ठीक है ना, हैव यू। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको कहा जाता है क्वेश्चन टैग। इस तरह का जो क्वेश्चन है ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन टैग का जो रूल है मैं आपको बताता हूं। यदि हमारा जो सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग के पहले जो सेंटेंस है, यदि वो पॉजिटिव है तो ये जो आपका क्वेश्चन टैग है ये हम किस फॉर्म में होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको इसी तरीके से याद रखना है। और अगर ये हमारा जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंस में है तो फिर जो है हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस में हो जाएगा। और वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब जो है सेम आने वाला है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो दोनों ही जगह, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो दोनों ही जगह कैसा होने वाला है, सेम सेंस का होने वाला है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यू हैव वॉच्ड दैट फिल्म बिफोर। हैव यू, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंस में है। भाई इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसमें कुछ मना नहीं किया जा रहा है ना, इसका मतलब पॉजिटिव सेंस का है। तो ये पॉजिटिव सेंस का है तो जाहिर सी बात है कि ये जो क्वेश्चन टैग है ये हमारा नेगेटिव सेंस का होने वाला है, पहली बात। और दूसरी बात जो है देखो, हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा है, हैव है। तो जाहिर सी बात है इसी का हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो हैव का जो नेगेटिव है वो हो जाएगा हैवेंट। हैवेंट यू, क्वेश्चन टैग में उसको क्या बना देंगे, हैवेंट यू, और उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हैव यू पॉजिटिव नहीं होने वाला है, हमारा जो डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। इडियम दोस्तों ये एक मुहावरा है। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में इडियम को हम लोग मुहावरा या मुहावरे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, वॉश वंस हैंड ऑफ समथिंग। दोस्तों ईडियम्स के बारे में मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आती, कोई तुक्का वगैरह कुछ भी काम नहीं आता है। इसमें आपको तुरंत बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 100-150 ईडियम आप अच्छे से पढ़ लो, उसी के अंदर से आता है, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आता है। बट एक बार आपको अगर वो मेमोराइज हो गया, पता चल गया, एक बार अगर आपने कहीं से भी उस ईडियम का मीनिंग पढ़ लिया, आप कभी भी उसको नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, इतने आसान होते हैं, बट शर्त है कि आपको एक बार कहीं ना कहीं से उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी मैं यही बताऊंगा कि इसमें बिल्कुल आप गैसिंग में मत जाओ, बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए। उसका कारण मैं बताऊं, कई बार आपको बहुत इजी लगता है, आपको लगता है कि इसको पढ़ के जो है हम आसानी से ऑप्शन को टिक लगा देंगे, लेकिन इतने क्लोज मीनिंग वाले ऑप्शंस होते हैं कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और गलती से फिर कुछ और टिक कर देते हैं। तो आपको इसलिए ये गलती नहीं करना है, स्कोरिंग है, बट आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, वॉश वंस हैंड ऑफ समथिंग, कि अपने जो हाथ हैं वो किसी से धोना। ऑफ समथिंग, ऑफ का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना या फिर अलग अलग होना, अपने आप को किसी चीज से क्या करना, अलग करना। तो इसका जो मीनिंग है वॉश वंस हैंड ऑफ समथिंग, मतलब अपनी जो जिम्मेदारी है उससे दूर भाग जाना। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग जाना। क्या मीनिंग हो रहा है, रिफ्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, कि किसी भी जिम्मेवारी जो है, जो जिम्मेदारी है उससे मना कर देना, उससे भाग जाना। ठीक है, बीच रास्ते में जो है एक तरह से धोखा दे देना, है ना। वॉश वंस हैंड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना बोल सकते हो आप, है ना। इसको क्या बोल सकते हो,
छुटकारा पाना, इस तरीके से, या है ना, ये होगा। तो इसका जो राइट मीनिंग है रिफ्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला जो है सिनोनिम हमको इसका बताना है। ये जो वर्ड है स्क्रम्टस, दोस्तों स्क्रम्टस जो है पहली बात तो ये जो है आपका बड़ा पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। ये आपको समझना है कि ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है और इसका हिंदी जो मीनिंग है वो होता है स्वादिष्ट। ठीक है, क्या मीनिंग होता है? स्वादिष्ट होना कोई चीज़, क्या होना? टेस्टी होना। ठीक है, क्या होना? टेस्टी होना या फिर डिलीशियस होना, डिलीशियस होना। और डिलीशियस हमारा ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट इसका सिनोनिम हो जाएगा। और ये जो तीनों वर्ड है, रिवोल्टिंग मतलब विद्रोही, ठीक है, विद्रोह करने के करने वाला, ठीक है, विद्रोही या विद्रोह के सेंस में यहाँ पर मीनिंग हो रहा है। डिसगस्टिंग का मतलब होता है वेरी बैड, ठीक है, वेरी बैड। और ये जो है हॉरेंडस का मतलब होता है बहुत ही, ये भी एक तरह से हॉरिफिक, वेरी बैड, यही सेंस होता है। ठीक है, वेरी बैड ही होता है हॉरेंडस। तो ये तीनों के तीनों जो वर्ड है नेगेटिव सेंस के है ना। और ये जो वर्ड है डिलीशियस पॉजिटिव सेंस का है। तो डिलीशियस जो है मीनिंग वाइज बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन जो है इस वर्ड का हमको पता करना है एंटोनिम। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम दोस्तों ये जो रॉकस जो वर्ड होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है बहुत ही, आप बोल सकते हो घमंडी। ठीक है, बहुत ही घमंडी आप बोल सकते हो, या फिर जैसे वाइल्ड बोल सकते हो, बहुत जंगली किस्म का। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट आप बोल सकते हो, या फिर हार्श। ठीक है, हार्श, ये जो है तीनों वर्ड, हार्श, अनरूली, ये तीनों ही जो है इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे। ठीक है, ये तीनों इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो वर्ड है सबड्यूड, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब होता है स्लो, ठीक है, स्लो या लेजी, ठीक है, लेजी या इनएक्टिव। ठीक है, एक इनएक्टिव, बहुत ज़्यादा, जैसे इनएक्टिव जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो। एक तरह से कूल, ठीक है, कूल जो होता है, कूल पर्सन जो होता है उसको कहा जाता है सबड्यूड। ठीक है, या फिर एक तरह से वीक, वीक के सेंस में भी ये आ जाता है। ठीक है, वीक, तो ये भी आप मान सकते हो। ठीक है, या फिर एक तरह से हम्बल, बहुत ही ज़्यादा हम्बल, या इनोसेंट, ना, इस सेंस में आ जाता है। तो सबड्यूड जो वर्ड है वो बिल्कुल इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, एरर का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इवन इफ आवर मेन प्लेयर्स पुल अप वी विल गो अहेड विद द मैच एज स्केड्यूल्ड। कि क्या कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि हमारे जो मेन प्लेयर हैं, हमारे जो मुख्य खिलाड़ी हैं, अगर वो क्या करते हैं, पुल अप कर देते हैं, ठीक है, तो वी विल गो अहेड विद द मैच एज शेड्यूल, हम फिर भी जो है उसी तरीके से जाने वाले हैं जिस तरीके से मैच हमारा जो है खेलने वाले हैं, जिस तरीके से हमारा मैच पहले से शेड्यूल हुआ है, पहले से हमने जो प्लानिंग की है ना, उसी हिसाब से हम लोग आगे खेलने वाले हैं। तो इवन इफ, तो इवन इफ का कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल बराबर है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। आवर मेन प्लेयर्स, हमारे जो मेन प्लेयर है वो पुल अप, तो यहाँ पे जो है पुल अप जो है दोस्तों ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पुल अप के बदले जो है हम लोग जो है पुल इन यहाँ पर सही फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल इन। पुल इन का मतलब होता है एंटर। क्या मतलब होता है? एंटर या पार्टिसिपेट, एंटर या पार्टिसिपेट। तो इसके सेंटेंस के सेंस के हिसाब से ये पता चल रहा है
कि यहाँ इवन इफ यदि हमारे जो नए खिलाड़ी हैं, जो मेन मुख्य खिलाड़ी हैं, अगर वो अब ये आ जाए या पार्टिसिपेट करेंगे या स्वस्थ होके वो आ जाए, उसके बाद भी हम लोग जो पुराना हमारा जो लिस्ट है, पुराने हमारे जो खिलाड़ी हैं या शेड्यूल है, उसी हिसाब से हम खेलने वाले हैं। नया कोई हम उनके लिए चेंजेस नहीं करने वाले हैं। इस तरीके से पूरा सेंस आ रहा है। मतलब एरर जो है हमारा इस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब में निकल कर आ रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्ब में हमारा एरर है। ठीक है, तो बी वाला हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो 37 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। माई सिस्टर वॉज एंग्री विथ मी बिकॉज आई डैश हर स्टेपलर। ठीक है, कि मेरी जो बहन है वो मुझसे क्या है, एंग्री है, मुझसे गुस्सा है। क्यों एंग्री है? क्योंकि मैंने उसके स्टेपलर को डैश कर दिया। अब जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर गुस्सा होना मतलब एक नेगेटिव सेंस का ब्लैंक आने वाला है। अब या तो स्टेपलर को तोड़ दिया, या उसको खराब कर दिया, या घुमा दिया, ये 2-3 तरीके से आने वाला है। ठीक है, तो आई स्प्लिट, मैंने उसके स्टेपलर को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। उसको स्प्लिट कर दिया मतलब बिखेर दिया। स्टेपलर कैसे बिखरेगा भाई? बिखरेगा कैसे? वीट वगैरह बिखर सकता है, कुछ और बिखर सकता है, स्टेपलर थोड़ी बिखरेगा। और टोर मतलब फटना, तो फटता क्या है? पेपर फटता है ना, कोई कागज को फाड़ सकते हैं। और श्रेड का मतलब भी होता है तोड़ना, बट किसको तोड़ना? कोई मटेरियल को। टू ब्रेक एनी मटेरियल, किसी मटेरियल को तोड़ने के लिए हम लोग श्रेड वर्ड यूज करते हैं। स्प्लिट तो जनरली 2 पार्ट है ना, टू अपार्ट है ना, किसी को जो है अलग अलग करना, मेक अपार्ट, सेपरेट करना, ये स्प्लिट का मीनिंग आता है। और टोर जो है वो किसके लिए? पेपर के लिए यूज होता है। किसको टोर करना? एक पेपर को फाड़ना। ठीक है, तो डैमेज जो है ये बिल्कुल सही है कि उसमें कुछ ना कुछ खराबी आना, स्टेपलर में क्या कर देना, डैमेज कर देना। तो डैमेज जो वर्ड है वो बिल्कुल राइट है। 38 क्वेश्चन में दोस्तों हमको इस इडियम का मीनिंग बताना है। ठीक है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, तो इसका मीनिंग बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। किसी को कोल्ड शोल्डर देना, इसका मतलब किसी को एकदम लचीला सा जवाब देना, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना, है ना। किसी को उसके काम में जो है इंटरेस्ट नहीं लेना, एक हाँ हाँ कर देना, बट एक्चुअल में जब सही समय आया तो उसको मुकर जाना, उसके काम को नहीं करना, है ना। तो एक तरह से टालम टोली करना। तो क्या होगा सबको? इसका मीनिंग डेलिबरेटली इग्नोर समवन, किसी को बिल्कुल इग्नोर कर देना, उसको बिल्कुल समय नहीं देना, उसका कॉल नहीं उठाना। ठीक है, इस तरीके से कोल्ड शोल्डर दे देना, मतलब उसको पूरी तरीके से क्या कर देना, इग्नोर कर देना, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम हमको चाहिए चेरिश। दोस्तों, चेरिश जो है ये क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है, और इसका मीनिंग जो है होता है टू केयर। ठीक है, किसी की चेरिश करना मतलब किसी की केयर करना, या किसी को नर्चर, क्या होगा, नर्चर करना, या बोल सकते हो टू लव। टू चेरिश मीन्स टू लव समथिंग, समवन, है ना, लव करना या लाइक करना। ठीक है, उसको क्या करना, लाइक करना। इस तरीके से ये पूरा पॉजिटिव वर्ड है। तो ये जो वर्ड है नर्चर, ये इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। और ये जो वर्ड है डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है ना, एंटोनिम, बिल्कुल एंटोनिम हो जाएगा, मतलब उजाड़ना, उसको बर्बाद करना। ठीक है, और फोरसेक, इग्नोर करना, उसको टाल देना। ठीक है, फोरसेक का मतलब भी होता है उसको टाल देना, उस डेट को जो है आगे बढ़ा देना। ठीक है, ये सेंस इसमें हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है नर्चर। देखिए 40th वाला जो क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इस पार्ट में देखना है, अंडरलाइन जो पार्ट है उसमें हमको पता करना है कि कुछ एरर है, कुछ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ माई लैपटॉप इज हाई देन योर्स। तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों, कंपैरिजन की बात हो रही है। ये जो सेंटेंस है आपका कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री का आपका सेंटेंस है। तो जाहिर सी बात है कंपैरेटिव डिग्री का क्या फॉर्मेट होता है? कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेट होता है कि ये जो आपका एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव है इसके साथ क्या लगता है? ER लगता है
है ना, जाहिर सी बात है क्या लगेगा, ER लगेगा। तो ये हाई यहाँ पर रॉन्ग हो गया और इसके बदले जो है क्या हो जाएगा, राइट हमारा हायर हो जाएगा। बस इतना सा चेंज है। तो हमारे ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, इज हायर देन, और देन तो लगता ही है आपको, जैसे कि पता है कि भाई एडजेक्टिव आया और उसके बाद जो है हम लोग देन लगाते हैं। और दो लोगों की कंपैरिजन हो रही है, दो वस्तुओं की कंपैरिजन हो रही, दो सेम सेंस की चीज़ों की कंपैरिजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो लैपटॉप की बात हो रही है, लैपटॉप की कीमत की बात हो रही है कि जो द कॉस्ट ऑफ माई लैपटॉप इज हायर देन योर्स, कि मेरे लैपटॉप की जो कॉस्ट है, कीमत है, वो तुम्हारे लैपटॉप से ज़्यादा है। तो दो लैपटॉप की दो कीमतों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो डी वाला जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सेंस का सब्स्टिट्यूशन या इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देखो, शिल्पा हुम इज माई टेनेंट लॉस्ट द कीज ऑफ द हाउस। देखो क्या बोला जा रहा है कि शिल्पा हुम इज माई, हुम का मतलब होता है कि जिसको, की जिसको, हुम का क्या मतलब होता है, जिसको या जिसे, है ना, जिसको या फिर जिसे। लेकिन क्या मुझे बताओ कि ये सेंटेंस में बराबर है कि शिल्पा जिसको, जिसको हुम आई नो हो सकता था, क्योंकि ये जो हुम है, ठीक है, हुम के बाद तो दोस्तों, हुम के बाद जो है आपका या तो सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, या फिर डू डज आएगा, क्या आएगा, डू और डज, या फिर डिड आने वाला है, डू डज डिड आने वाला है। लेकिन हुम के बाद जो है इज नहीं आता है, या एम नहीं आता है, या आर नहीं आता है, या फिर ये वॉज या वर, ये सब नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो टू बी वाले वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। और वैसे भी ये मीनिंग वाइज गलत लग रहा है कि शिल्पा हुम इज माई टीचर, हुम इज माई टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, किराएदार। तो यहाँ पर क्या होगा, हु इज माई टेनेंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो, हु का क्या मतलब है, जो कि मेरी किराएदार है, लॉस्ट द कीज ऑफ द हाउस, उसने क्या किया, घर की चाबियां घुमा दी। ठीक, सी वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपके सामने है। ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। देखो, सुकन्या हैज कुक्ड इनफ फूड फॉर 20 पीपल। सुकन्या ने जो है इनफ फूड फॉर 20 पीपल, मतलब सुकन्या ने 20 लोगों के लिए हो जाए ऐसा खाना, या इतना खाना बनाया है जो 20 लोगों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, या 20 लोगों के लिए, सुकन्या ने 20 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त खाना बनाया है। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अब हमको जो है इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव में। चलिए, एक्टिव और पैसिव के हम लोग कुछ रूल्स समझ लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये सेंटेंस जो है हैज़ और कुक्ड में दिया है, इसका मतलब परफेक्ट टेंस में आपका सेंटेंस है। इसका देखो स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो सुकन्या क्या है, सुकन्या है सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हैज़ आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड आ गया आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब का सेकेंड वाला फॉर्म। ठीक है, और इनफ फूड जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। भाई कैसे ऑब्जेक्ट पता करेंगे कि ये जो कुक्ड आपका जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो किसके बारे में बताई जा रही है। भाई खाना पकाया जा रहा है, भाई किसके द्वारा पकाया, नहीं क्या पकाया गया, इनफ फूड, काफ़ी सफिशिएंट खाना। तो ये जो इनफ फूड है ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ये फॉर 20 पीपल, ये अदर वर्ड्स हैं, दूसरे एक्स्ट्रा शब्द हैं, या फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट भी आप इसको बोल सकते हो, बट एक्स्ट्रा वर्ड्स में हम लोग इसको ले लेते हैं। अब स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि देखो, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद जो है हैज़ या फिर हैव, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों
ऑब्जेक्ट सबसे पहले पैसिव करते समय, और क्योंकि ये हैज है प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस में ही चलेगा। इधर हैड होता तो यहाँ पर भी हैड हो जाता। और उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग लगाते हैं बीन, ठीक है, क्या लगाते हैं, बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो है वो बाय लगाकर सब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं। तो इस हिसाब से हमको ढूंढना है। सबसे पहले हमको देखना है ऑब्जेक्ट। तो इनफ फूड, आप देखो चारों ऑप्शन में इनफ फूड दिया हुआ है, ठीक है, इनफ फूड और फॉर 20 पीपल, पूरा यहाँ तक जो है ये पूरा एक फ्रेज चलेगा और चारों ऑप्शन में जो है आपका ये करेक्ट दिया हुआ है। अब हमको जो है इसमें पता करना है। तो यहाँ पे देखो हैज आएगा, क्यों, क्योंकि फूड की बात हो रही, तो फूड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नाउन होता है, तो इनफ फूड हैज बीन आना चाहिए, हैज बीन कुक्ड। आप ये देखो तो इनफ फूड जो है वॉस यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो हैज बीन होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। हैड यहाँ पर नहीं आने वाला है, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है और एक्टिव पैसिव करते समय हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं, वो हम करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय। यहाँ पर हम टेंस में कोई फेरबदल जो है नहीं करते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। और विल लगाया तो फ्यूचर, यहाँ पर विल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमारा जो डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। देखो इनफ फूड फॉर 20 पीपल हैज बीन, ये याद रखा करो दोस्तों, स्ट्रक्चर ये हमारा मेन है ना, ग्रामर का टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो याद रखा करो, तो आपको पूरा आंसर अपने आप पता चल जाएगा कि हैज लगा और वर्ब का देखो हैज कुक्ड लगा। तो आप एक चीज दिमाग में रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सेंटेंस कुछ भी हो जाए, इधर जो है हैज बीन कुक्ड जरूर आने वाला है, वो तो आने ही वाला है। तो आप देखो हैज बीन कुक्ड जो है केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, केवल इसी ऑप्शन में आपके पास है हैज बीन कुक्ड है, बाकी सब हैड विल ये सब आ रहा है, मतलब हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस अप्रोच के साथ, इस ट्रिक के साथ दोस्तों हमको एक्टिव पैसिव को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एक्टिव पैसिव का है और सेम हम लोग ट्राई करेंगे। अब देखो दोस्तों क्या आ गया, दे आर सेटिंग अप अ कार्पल रिसाइकलिंग फैक्ट्री, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एक कार्पल की रिसाइकलिंग फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो आईएनजी दिया हुआ है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूस टेंस में है, ठीक है, तो इसका अपना एक रूल लगा देंगे दोस्तों। कंटिन्यूस टेंस में एक हिंट याद रखो कि कुछ भी हो हमारे जो पैसिव हैं उसके अंदर बीइंग आने वाला है, बिल्कुल आप जो है कुछ भी हो बीइंग आने ही वाला है। आप सबसे पहले ये ढूंढो कि बीइंग किसके अंदर है, आप वैसे ही पता कर लोगे, है ना। तो बीइंग किसके अंदर है, यहाँ पर बीइंग है, इसमें बीइंग नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और कहाँ पर है बीइंग, देखो इसके अंदर बीइंग नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपने कट कर दिया। और देखो यहाँ पर देखो बीइंग दिया है, मतलब जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन आपका या तो ए होगा या फिर सी होगा। देखो इतना आसानी से हमने इसको पता कर लिया, लेकिन और इसकी डिटेल पता करते हैं। जैसे ये क्या है, आर लिखा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, मतलब मैंने क्या कहा था कि पैसिव फॉर्म करते समय टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है अब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का है, तो पैसिव में भी प्रेजेंट का ही होना चाहिए, पास्ट का नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पास्ट में है वॉज, तो ये रॉन्ग हो गया, और ये प्रेजेंट में है, तो ये हमारा आंसर ही आ गया दोस्तों। इतना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, ट्रिक लगा के भी हम लोग, अगर आपको जो है सेंटेंस का मीनिंग भी समझ में ना आए उसके बावजूद भी जो है आप एक्टिव पैसिव बिल्कुल सही करने वाले हो। ठीक है, तो ये तो था ट्रिक, पर हम लोग जो है थोड़ा इसका स्ट्रक्चर भी समझते हैं, क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूस टेंस में है, तो कंटिन्यूस का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक्टिव और पैसिव। अब कंटिन्यूस में देखो फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या आया, या तो इज या एम या आर, तीनों में से कोई एक आता है। ठीक है, इज आपको पता है सिंगुलर के लिए, और एम जो है वो केवल किसके लिए, आई के लिए, और आर जो है वो प्लूरल्स के लिए, और उसके साथ आई के साथ नहीं, यू के साथ, और यू के साथ भी आता है उसमें। ठीक है, यू उसको इंक्लूड कर लो, है ना, प्लूरल के साथ और यू के साथ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये हुआ, उसके बाद जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगने वाला है,
और उसके बाद जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जब इसी का हम लोग पैसिव फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों, उसके बाद जो है वापस आपका क्या आने वाला है, हेल्पिंग वर्ब। और ये जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिपेंड करता है किस पर, कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन से फॉर्म में है। याद रखना, अगर यहाँ पर हमारा प्रेजेंट में है ना, तो यहाँ पर भी जो है आपका हेल्पिंग वर्ब किस में होने वाला है, प्रेजेंट में होने वाला है। अगर ये वॉज वर्ब होता, कुछ पास्ट टेंस में होता, तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब पास्ट में आ जाता। बट चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर भी या तो वॉज होगा, सॉरी या तो क्या होगा, इज होगा, एम होगा या फिर आर होगा, इन तीनों में से ही कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग हमको लगाना है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो है बाय करके, जैसे रिक्वायरमेंट हो सेंटेंस की, बाय करके जो है सब्जेक्ट लगाना है। तो चलिए देखते हैं, आंसर तो हमने पहले ही पता कर लिया। देखो ये हमारा क्या है, अ कारपेट। देखो ये दे क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब का आईएनजी, और ये पूरा यहाँ तक जो है आपका वर्ब है। और क्या सेटअप कर रहे हैं, एक कार्पल रिसाइकलिंग फैक्ट्री। तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब शुरुआत जो है हम लोग अकार्पल रिसाइकलिंग फैक्ट्री से करने वाले हैं। तो ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोस्तों स्ट्रक्चर समझो, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तो चाहे एक्टिव पैसिव का कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप आसानी से इसको कर लोगे। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आने वाला है, लेकिन प्रेजेंट में आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा आर लिखा हुआ है। और इस क्यों आया दोस्तों, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, फैक्ट्री, एक ही फैक्ट्री की बात हो रही है। और मैंने कहा था बीइंग तो आना ही आना है, बी के साथ आईएनजी का इंडिकेशन, प्रोग्रेशन, जो कंटिन्यूशन है वो दिखाना पड़ता है। तो सेटिंग अप के बदले जो है यहाँ पर वर्ब के जो है, वर्ब क्या बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेटिंग अप जो है वो क्या बन जाएगा, अच्छा सेटअप हो जाएगा। ठीक है, सेटेड अप नहीं होता है, सेट का जो V3 है वो भी सेट होता है, ये याद रखना है ना। यहाँ पे देखो V1, V2 और V3, तो इसके तीनों फॉर्म जो है सेट के, ये सेट का V1 भी होता है, V2 और V3, तीनों जो है वो सेट ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सेटअप होगा बाय किसके द्वारा, देम। तो दे जो है वो क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी वाला हमारा इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम देखो दोस्तों, एक्टिव पैसिव का है, लेकिन बस थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा अब। रिचा हैजंट इनवाइटेड मी टू द पार्टी। अब ये नेगेटिव हो गया परफेक्ट का। परफेक्ट का क्या है, नेगेटिव, जो कि बहुत इजी है दोस्तों। एक हमने परफेक्ट का पॉजिटिव देखा था, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा, है ना। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पे हैजंट, मैं सीधा आपको इसी के हिसाब से बताता हूँ, सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैज या फिर हैव, इन दोनों में से कोई एक आना है सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज आ गया। और उसके बाद जो है नॉट, और उसके बाद जो है, ठीक है, नॉट, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगा, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट और हैज या हैव रहने वाला है, उसके बाद जो है नॉट आने वाला है, उसके बाद बीन लगाना मत भूलना दोस्तों, ये इसकी पहचान है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में जब पैसिव में करना है, जैसे मैंने बताया था कि कंटिन्यूस में जब पैसिव करना होता है तो बीइंग लगाते हैं, BEING, वो इसकी पहचान है, किसकी, कंटिन्यूस सेंटेंस की। लेकिन जब परफेक्ट सेंटेंस की बात करो तो बीन लगाना है, BEEN। तो सबसे पहले देखो मैं ट्रिक से भी बताता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ, लेकिन ट्रिक आपको बताता हूँ कि सबसे पहले बीन आना ही चाहिए। आप ढूंढो जरा कौन से सेंटेंस में बीन आ रहा है। ये देखो इसमें बीन आया, इसमें देखो बीन नहीं आया, मतलब रॉन्ग, बिल्कुल कैंसिल कर दो। बीन आना ही चाहिए, मैं बता रहा हूँ ना, अगर परफेक्ट का सेंटेंस है तो बीन आना चाहिए, अगर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो उसमें बीइंग आना चाहिए। देखो यहाँ बीन आ गया और यहाँ पे भी बीन नहीं आया, दो ऑप्शन आपके वैसे ही कैंसिल। ठीक है, और क्या पता करना है कि भाई टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, भाई ये हमारा जो है प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो फिर ये हैड क्यों आया, पास्ट टेंस क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग।
है ना, और आंसर पता चल गया, सी वाला आंसर है दोस्तों। ये तो था हमारा ट्रिक। देखो ट्रिक से कितनी आसानी से हमने इसको पता कर लिया। बट अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। बीन जैसे कि मैंने कहा आना चाहिए, उसके बाद जो है वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए कि मेन वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, और उसके बाद जो है बाय लग के आपका सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर ये तो है सब्जेक्ट, ठीक, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और या थर्ड फॉर्म, और ये जो है ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये जो है एक्स्ट्रा वर्ड या अदर वर्ड। तो शुरुआत तो आई से होगी, मी का बन जाता है आई। तो देखो आई से शुरुआत हो गई। अब दोस्तों आई के साथ जो है क्या लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा? भाई आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो जाहिर सी बात है आई हैव, और नेगेटिव है तो नॉट। हैव और नॉट का जो एब्रीवेटेड फॉर्म है, जो उसका कंबाइंड फॉर्म है, वो होता है हैवेंट। और हैवेंट के बाद जैसे मैंने बताया कि बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, और टू द पार्टी जो है एक्स्ट्रा बाय रिचा। ये हो गया, मतलब सी वाला जो है दोस्तों आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब अभी तक जो 3 क्वेश्चंस हमने एक्टिव और पैसिव के किए, अब हम लोग ये जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन और करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। इसमें दोस्तों अब कुछ थोड़े अलग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एक्टिव पैसिव अलग चीज होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग होता है। भाई डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसके अंदर आप लोग जो है ऐसा एक इन्वर्टेड कॉमास देखने वाले हैं, और उसके अंदर जो लिखा गया है वो एक्चुअली वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर वो स्टेटमेंट होता है, वो डायरेक्ट स्पीच होता है जो उस वक्ता के द्वारा बोला गया हो, उस पर्सन के द्वारा सीधी कही गई जो बात है ना, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होती है। तो ये प्रॉमिस्ड विजया, तो विजय ना, ये विजया जो है उसने ये वादा किया है। तो उसने क्या वादा किया है, क्या उसने कहा है, उसके मुख से निकले हुए कौन से शब्द है? आई विल कम टुमारो, कि मैं कल आऊंगा, ये उसके शब्द है। तो ये किसने प्रॉमिस किया? विजय ने किया। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? भाई ये है इन्वर्टेड कॉमा वाला जो है वो है आपका रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो बाहर होता है जिसमें एक वर्ब भी होता है, ठीक है, और वो उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये देखना है, ठीक है, सबसे पहले हमको क्या देखना है, चलिए टेबल बना लेते हैं। हमको ये देखना है कि ये जो हमारा रिलेशन है किसका? रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों एक चीज आप याद रखना, आपके डायरेक्ट स्पीच के अंदर ध्यान देना, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कौन से टेंस में है? वो अगर आपका है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, उस कंडीशन में जब हम इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर नो चेंज, ध्यान देना दोस्तों, नो चेंज इन टेंस के अंदर जो है कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। इसका मतलब अगर यहाँ पर जो है ये होता कि विजया प्रोमिसेस, अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो हम लोग जो है इसमें बिल्कुल इसी तरीके से लिखते कि आई विल कम का आई का हो जाता शी, और शी विल कम द नेक्स्ट डे, टुमारो हो जाता नेक्स्ट डे। ये कुछ शब्दों का परिवर्तन हमको करना है, बट ये जो टेंस है विल जो है वो विल ही रहता है, विल में बदलाव नहीं करते। लेकिन कब नहीं करते, याद रखना, जब ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, ये मैंने लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जब आपका प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है। ठीक है ना, कौन से टेंस में है? पास्ट। देखो ये
आपका किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हम लोग जो है यहाँ पे टेंस चेंज कर देंगे। यहाँ पे टेंस क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। टेंस विल चेंज, ये आपको याद रखना है। और ये टेंस किस तरीके से चेंज होगा ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे अगर ये पास्ट में है तो अगर उस कंडीशन में अगर आपका प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट है इसके अंदर तो वो चेंज हो जाएगा किस में, पास्ट में हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ऑलरेडी पास्ट है तो ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट टेंस में, ठीक है। जैसे विल है, ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा वुड, क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा। और जैसे कैन है ना, तो वो आपका चेंज हो जाएगा कुड। ये जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा याद रखना है, कैन का कुड बन जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखो प्रॉमिस किया है उसने विजया, तो और शुरुआत किससे करते हैं, बिल्कुल रिपोर्टिंग वर्ब से करने वाले हैं। तो विजया प्रॉमिस, और प्रॉमिस बिल्कुल कॉमा को हटाना है तो उसके बाद हम लोग दैट लगा देंगे। तो यहाँ पर आप चारों में देखो, चारों में आपका यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉमिस दैट प्रॉमिस दैट प्रॉमिस दैट, यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब हमको देखना है क्योंकि ये विजया जो है कोई लड़की का नाम लग रहा है तो आय का बन जाएगा शी, तो शी भी हमारा यहाँ पर करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चारों में करेक्ट है। दोस्तों इसका मतलब जानबूझ के आपको पूरा ऑप्शन, चारों ऑप्शन बराबर दी जाती है। केवल एक टेंस का एरर उनको एक्चुअली में ये पता करना होता है कि भाई आपको जो है इसके रूल्स पता है या नहीं है, बस इतना सा इनको पता करना होता है। इसलिए जानबूझ के सारा पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट देते हैं, केवल एक या दो जो कंसेप्ट का जो पार्ट है या ग्रामर का जो टेंस का जो पार्ट है उसमें ये चेंजेस करते हैं। अब देखो शुरू में बिल्कुल बराबर है, किस में चेंज किया देखो किस में चेंज किया, केवल टेंस में। यहाँ पे इज हो गया, यहाँ पे वुड हो गया, विल हो गया और वुड हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है। ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे ये चेंज होने वाला है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इज तो होगा नहीं, विल है तो विल का पास्ट टेंस क्या होता है, विल का पास्ट टेंस तो वुड होता है। तो आपको बस वुड देखना है और कुछ नहीं देखना है। यहाँ इज लगा है तो रॉन्ग, वुड है तो हो सकता है, और विल लगा है तो रॉन्ग, मतलब ए और सी तो हमारे वैसे ही कैंसिल हो गए। अब हमको क्या देखना है, इधर क्या है शी वुड, और यहाँ पर क्या है शी वुड। अब देखते हैं कहाँ पर रॉन्ग है। देखो एक और चेंज है, यहाँ पर क्या है इसमें कि शी वुड कम द फॉलोइंग डे, टुमारो को बोलते हैं आने वाला दिन, फॉलोइंग डे, और यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया, इन्होंने टुमारो लिख दिया, तो ये भी रॉन्ग है। और ये जो है हमारा बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा कि दो इसमें चेंजेस करना है, एक तो विल का वुड हो गया और टुमारो का फॉलोइंग डे हो गया। ये दो चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दो चीजें ही पता करने के लिए उन्होंने चार सेम ऑप्शन दिया है, बस उन्होंने जो ग्रामर का और इस चीज का एरर दे दिया। ठीक, क्लियर है, बी वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।